नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल नगर मेवात पर। प्यारे दर्शकों, आज हम जिन शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो नगर विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी दावेदारी की ताल ठोक दी है। और आइए आज हम उनसे जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो जनता जनार्दन के बीच में किन-किन मुद्दों को लेकर अपना समर्थन हासिल करना चाहते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। शुक्रिया आमिर जी, और नगर मेवात के सारे देखने वाले लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने कहा कि क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले कल के लिए। जो इन 4 सालों में हमने काम किए हैं, जी, जिन-जिन दिशा में हमने काम किए हैं, जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जी। उनको हम और आगे कैसे लेके जाएँ, हुँ, कैसे हमारा नगर और आगे बढ़े, यही हमारा चुनावी मुद्दा है। और ये कैटलॉग हमने गांव-गांव पहुंचवाई भी है, हुँ, अवेलेबल भी है भास्कर के द्वारा जो छपी है। इसमें वो अनेकों काम हैं जो आम जनता के लिए हुए हैं। जी, तो ये चुनाव सिर्फ हम इसी बात पे लड़ना चाहते हैं कि काम हमने किए हैं और जनता इनका अवलोकन करेगी, इनका आकलन करेगी, तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जनता विकास के नाम पे वोट करेगी। ओके। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आप विकास के मुद्दों को आगे रखकर इस चुनाव में आगे बढ़ने वाले हैं। तो हाल ही में भूतपूर्व विधायिका जो हमारे यहाँ से रही हैं, श्रीमती अनिता गुर्जर, उनके द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपके द्वारा अभी घोषणाएँ की गई, जैसे आपने ट्रॉमा सेंटर को हम ले लें या फिर उपजिला अस्पताल को ले लें। लेकिन उनका कहना है कि ये सिर्फ़ कागज़ी घोषणाएँ हैं, ज़मीनी स्तर पर ये कहीं भी नहीं है और ना ही इनके लिए कोई ज़मीन आवंटित की गई है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी भूतपूर्व विधायिका श्रीमती अनिता जी, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जनता को गुमराह ना करें आप। हमने वहीं और भी सुना, उन्होंने कहा जब ट्रॉमा सेंटर मैंने अप्रूव कराया था वो कहाँ गया? ट्रॉमा सेंटर की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में की। हुँ, हुँ। उसके बाद ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति आई, जी। उसकी वित्तीय स्वीकृति आई। ज़मीन ना मिलने की वजह से वो लंबित रहा। अब उसकी ज़मीन जो है गुलपाड़ा के अंदर चयनित हो गई है। ट्रॉमा सेंटर के नाम ज़मीन आवंटित हो गई है और उसका टेंडर हो गया है। जी। टेंडर भी हुँ। हो गया है, जी। बस काम चालू होने वाला है। एक बात ये, टेंडर भी हो चुका है, वो कहते हैं कहीं नहीं है, कागज में नहीं है, जी, धरातल पे है। जी, दूसरा, उपजिला अस्पताल। उपजिला अस्पताल नगर का क्रमोन्नत हुआ उपजिला अस्पताल में। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन आई, जी, जिसमें उसके पद सैंक्शन होते हैं। जी, फिर उसके बिल्डिंग निर्माण के लिए जी, भी फाइनेंशियल सैंक्शन आई है, जी, लगभग 28 करोड़ रुपए की, जिसका ठेका हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी जारी है। जी, अब देखिए, ये इतने बड़े काम हैं, मैं जानता हूँ कि सभी लोग समझते हैं कि कोई चीज़ बड़ी चीज़ बनती है तो उसकी एक प्रक्रिया तो है। बिल्कुल। अब उसमें जितना टाइम लगेगा तो उतना ही लगेगा, जी, लेकिन हमने प्रयास किए, हम उसको वहाँ तक लेकर आए, नगर की जो डिमांड थी सरकार तक पहुँचाई और उसको स्वीकृत कराया, उसके लिए बजट सैंक्शन कराया, उसकी टेंडरिंग भी हो गई, ज़मीन आवंटित हो गई और अब काम आपके सामने है। तो देखिए, इन सब कामों को टाइम लगता है। वो 10 साल विधायिका रही, अगर वो इन कामों को 10 साल पहले शुरू करती जी। तो आज हम लोग नगर में इन चीज़ों का लाभ ले रहे होते। जी। जी, अगला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जो पिछला विधानसभा चुनाव जीता, वो बसपा पार्टी से जीता। जैसे अभी आपने भाजपा में गुटबंदी की बात की नगर विधानसभा में, तो कहीं न कहीं अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय की वोटों में सेंध लगाने के लिए कहीं न कहीं बसपा के टिकट को लेकर चौधरी खुर्शीद अहमद भी जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे इस बार मेव कम्युनिटी की वोटों में बँटवारा होगा या वो इसमें भेद कर पाएँगे? देखिए, मुझे लगता है कोई भी कम्युनिटी हो वो डेवलपमेंट चाहती है, बिल्कुल, वो आने वाले काम में अच्छा चाहती है। बिल्कुल। और मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये इनको नाम लेने में भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, हाँ। इन लोगों का एक एजेंडा है, सेट एजेंडा है। जैसे विपक्षियों से मिलकर आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का एजेंडा। जी। ये तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपने एक अलग एजेंडा से यहाँ पर आ रहे हैं, चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, जी। ये जीतने नहीं आ रहे। हुँ, ये किसी को नुकसान पहुंचाने या हराने के लिए इनका उद्देश्य है। और यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। हुँ, हुँ। अब यहाँ की जनता को ये लोग बेवकूफ समझना छोड़ दें, बाहर के लोग। ये जमाना हुआ करते थे जब कोई आदमी यहाँ पर आया और 2 बार एमएलए बनकर चला गया। बिल्कुल। अब हम लोग खुद सक्षम हैं अपने विधानसभा के अंदर, अपने घर के अंदर, तो लोग इन्हें जवाब दे देंगे। हमें कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल। ये विपक्ष के हथकंडे हैं, ये चलते हैं। हुँ, और जिन नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने सुना उन्होंने तो
99 में सोनिया गांधी के खिलाफ फार्म भरा था अमेठी में जाके। तो उनके एक अलग उद्देश्य है, बड़े नेता है कैसे फार्म भर ये सकते हैं। देखा गया है कि अधिकतर वो हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी ठोकते हैं और खास करके नगर विधानसभा क्षेत्र में। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ये तो संवैधानिक अधिकार है सबका कि सब लोग अपनी दावेदारी रख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है और ये सच भी है कहीं ना कहीं कि बसपा की टिकट के साथ दलित वोटर्स का जुड़ाव हमेशा से देखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बसपा का टिकट लेकर वो चुनाव मैदान में आते हैं, तो यदि मान लीजिए कि मुस्लिम समुदाय से उनको वोट कम मिलती हैं, अदर कम्युनिटी से कम मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं दलित वोट उन्हें मिलने की पूरी संभावना है। और इससे कहीं ना कहीं क्या वर्तमान विधायक के चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि उन्हें आप कैसे साधेंगे? मैं ये मानता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी को दलित नेता के तौर पे पूरे देश ने एक्सेप्ट किया जी, और उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल एक लंबा अरसा रहा, वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। बिल्कुल। पर पिछले 3-4 साल से, हम्म, पिछले यूपी विधानसभा चुनाव से हम्म, बहन जी ने वो संघर्ष करना छोड़ दिया है। उनकी पार्टी को भी आरएसएस और बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। हाँ, कहीं ना कहीं गिव अप करती हुई उन्होंने नजर आती है। यूपी में चुनाव नहीं लड़ा, जहां वो 4 बार मुख्यमंत्री नहीं खुद, वहां एक एमएलए यूपी में जीत पाया। बिल्कुल। वो चुनाव ही नहीं लड़े और बीजेपी की बी टीम के रूप में चल के काम करना चालू कर दिया उन्होंने। और यहाँ का जो हमारा दलित वोटर्स है वो भी समझ रहा है, वो यूपी में भी समझा, वो यूपी में भी समझा और यहाँ भी समझ रहा है कि हमें यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो उनको साथ लेके चल सके उसके साथ रहना है। आज राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर राजस्थान ने दलित समुदाय को अपने बगल में बैठा के हिस्सेदारी दी है। आज राजस्थान की जो कैबिनेट है वहाँ 4 दलित समुदाय के कैबिनेट मंत्री बैठते हैं जी। तो और पूरे देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कल भीलवाड़ा भी आ रहे हैं वो दलित समुदाय से हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे उनका रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं है। आदमी अपना नेता क्यों चुनता है? ताकि हमारी आवाज वो आगे जाके उठा सके, हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके। और राजस्थान के अंदर उनके अधिकारों की रक्षा 4 कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा हो रही है और पूरे देश के अंदर उनके अधिकारों की उनकी आवाज बन के खड़गे जी उनकी आवाज पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ का दलित समुदाय इन बातों को बहुत ध्यान में रख के आने वाले टाइम में वोटिंग करेगा। और जो इन 4 सालों में हमने उनकी सेवा करी है, चाहे वो अम्बेडकर पार्क हो, चाहे वो प्रतिमाएं हो, चाहे अम्बेडकर भवन हमने गांव-गांव बनवाए हैं उन लोगों के लिए, उनकी चाहे गलियों के रास्ते हो, उनकी पानी की प्रॉब्लम्स हो, हमने निश्चित तौर पे अब जैसे सम्मान उन्हें आज तक कभी नहीं मिला, वो इस बात को ध्यान रखते हैं और आने वाले टाइम पे निश्चित तौर पे वो वोट के माध्यम से अपना जवाब देंगे। और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है दलित और पिछड़ा समुदाय, जो उन्हें आगे लेके जाएगा। तो विधायक महोदय, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से मुझे इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। नगर में बात के व्यूअर्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने के लिए धन्यवाद।